हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th कंप्यूटर के इस 5th चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। कंप्यूटर के 4th चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज 5th चैप्टर प्रोग्रामिंग भाषा के बारे में जानेंगे कि प्रोग्रामिंग भाषा है क्या, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाएं आज अस्तित्व में आ चुकी हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं, उन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। कंप्यूटर प्रोग्राम आपस में जुड़े हुए निर्देशों के समूह हैं जिन्हें किसी कार्य विशेष के लिए संगठित किया जाता है। प्रोग्राम लिखने की क्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं। यह जिस भाषा या कोड में लिखे जाते हैं उसे प्रोग्रामिंग भाषा के नाम से जाना जाता है। अर्थात प्रोग्राम को लिखने की क्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं और ये प्रोग्राम जिस भाषा या कोड में लिखे जाएंगे उन भाषाओं को प्रोग्रामिंग भाषा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन हो गई। आगे बढ़ते हैं इसके उद्देश्य के बारे में कि प्रोग्रामिंग भाषाएं विकसित करने का उद्देश्य क्या है। चलते हैं। एम टू डेवलप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अर्थात प्रोग्रामिंग भाषा विकसित करने का उद्देश्य। इसका पहला उद्देश्य है कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को समझता है, अर्थात 0 और 1, जिसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, जिसमें निर्देश देना एक कठिन कार्य है। इसलिए प्रोग्रामिंग भाषा को डेवलप किया गया क्योंकि यूज़र मशीनी भाषा को नहीं समझ सकता। इसका दूसरा उद्देश्य है प्रोग्रामिंग भाषा के विकास से कंप्यूटर पर यूज़र कार्य कर सकते हैं, अर्थात मशीनी भाषा में ना होकर के प्रोग्रामिंग अंग्रेजी भाषा के शब्दों में होती हैं, जिससे कोई भी यूज़र उन भाषाओं को अच्छी तरह से समझ सकता है। इसलिए कोई भी यूज़र कंप्यूटर पर आसानी से कार्य कर सकता है। इसका तीसरा जो उद्देश्य है, भाषा विकास के बाद इसके प्रयोग के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर को उसकी आंतरिक गतिविधियों का विस्तृत ज्ञान रखना आवश्यक नहीं होता। अर्थात जितनी प्रोग्रामिंग भाषाएं विकसित हो चुकी, इनके प्रयोग से किसी भी कंप्यूटर ऑपरेटर को कंप्यूटर के बारे में आंतरिक चीज़ें, उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज रखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये प्रोग्रामिंग भाषा के विकसित करने के उद्देश्य थे। आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अर्थात प्रोग्रामिंग भाषा का वर्गीकरण। तो प्रोग्रामिंग भाषा के वर्गीकरण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग है लो लेवल लैंग्वेज, इसे शॉर्ट में LLL भी कहते हैं। इसका दूसरा भाग है HLL, जिसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और इसका थर्ड जो पार्ट है वह है 4th जनरेशन लैंग्वेज, इसे शॉर्ट में 4GL के नाम से जानते हैं। अब लो लेवल लैंग्वेज अर्थात निम्न स्तरीय भाषा, इसके 2 प्रकार हैं, जिसका पहला प्रकार है मशीन लैंग्वेज और दूसरा प्रकार है असेंबली लैंग्वेज। ये दोनों लो लेवल लैंग्वेज के प्रकार हैं। इसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज के भी 2 प्रकार हैं। पहला है प्रॉब्लम ओरिएंटेड और दूसरा है प्रोसीजर ओरिएंटेड। इस प्रकार लो लेवल लैंग्वेज की जो मशीनी भाषा है यह फर्स्ट जनरेशन में डेवलप की गई थी, अर्थात फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों के लिए। और जो असेंबली लैंग्वेज है यह सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटरों के लिए डेवलप की गई थी। और इसके बाद आती है प्रॉब्लम ओरिएंटेड, ये थर्ड जनरेशन में, और प्रोसीजर ओरिएंटेड ये भी थर्ड जनरेशन में यूज़ की गई थी। इस प्रकार अगर एक क्वेश्चन भी आता है कि प्रोग्रामिंग भाषाओं की पीढ़ियों के बारे में समझाइए,
तो प्रोग्रामिंग भाषा की पहली पीढ़ी है मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन में प्रॉब्लम ओरिएंटेड और प्रोसीजर ओरिएंटेड, और फोर्थ जनरेशन में 4GL अर्थात फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। इस प्रकार इनके बारे में लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस के बारे में जानेंगे कि निम्न स्तरीय भाषा किसे कहते हैं। वह भाषा जो अपने संकेतों को मशीन संकेतों में बदलने के लिए किसी भी ट्रांसलेटर को सम्मिलित नहीं करती, उसे लो लेवल लैंग्वेज या निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं। अर्थात मशीन संकेतों को मशीन में ही बदलने के लिए किसी भी प्रकार के ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती, वह लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। अर्थात जिस संकेत को कंप्यूटर समझ रहा है उसी संकेत में प्रोग्रामिंग करना, तो इसके लिए क्लियर है ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात निम्न स्तरीय भाषा के कोड को किसी तरह से ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। इनका उपयोग प्रोग्राम में करना बहुत ही कठिन है। इसका उपयोग करने के लिए कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज होना आवश्यक है। यह बहुत ही समय लेता है और एरर की संभावना भी अत्यधिक होती है। इनका एग्जीक्यूशन हाई लेवल लैंग्वेज से तेज होता है। अर्थात ये लो लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज की तुलना में जल्दी एग्जीक्यूट होती हैं। लो लेवल लैंग्वेज दो प्रकार की हैं, पहली मशीन लैंग्वेज और दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज किसे कहते हैं? अर्थात मशीनी भाषा, जिसे बाइनरी के नाम से भी जानते हैं, जो 0 और 1 में होती है। तो कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ अंकों के संकेतों को समझता है जो कि बाइनरी में होता है, अर्थात 0 या 1 में। अतः कंप्यूटर को निर्देश सिर्फ बाइनरी कोड 1 या 0 में ही दिया जाता है, और जो निर्देश बाइनरी कोड में देते हैं उन्हें मशीनी भाषा या मशीन भाषा कहते हैं। मशीन लैंग्वेज मशीन के लिए सरल होती है और प्रोग्रामर के लिए कठिन होती है। अर्थात मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर मशीन के लिए सरल होती है और प्रोग्रामर अर्थात यूज़र के लिए ये कठिन होती है, क्योंकि इसमें 0 और 1 से बनी लिखी गई कोडिंग होती है जो यूज़र आसानी से नहीं समझ सकता। जब कठिन होगी तो मशीन भाषा प्रोग्राम का रख रखाव भी कठिन होता है, क्योंकि इसमें गलतियां होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। मशीन लैंग्वेज प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम पर अलग अलग कार्य करती हैं, इसलिए एक कंप्यूटर के कोड दूसरे कंप्यूटर पर नहीं चल सकते। आगे चलते हैं असेंबली लैंग्वेज के बारे में। सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज आई थी। तो असेंबली भाषा में निर्देश अंग्रेजी के शब्दों के रूप में दिए जाते हैं, जैसे कि CLA ये क्लियर करने के लिए है, ADD ऐड एडिशन के लिए, SUB सब्ट्रैक्ट करने के लिए है, इसी प्रकार आदि। इसे निमोनिक कोड भी कहते हैं, अर्थात ये जो वर्ड दिए गए हैं अंग्रेजी भाषा के जिन्हें असेंबली भाषा में प्रयोग किया जाता है, इन वर्ड्स को निमोनिक कोड के नाम से भी जाना जाता है। एक परिभाषा भी है कि निमोनिक कोड किसे कहते हैं। तो असेंबली भाषा में निर्देश जो अंग्रेजी शब्दों के रूप में दिए जाते हैं उन्हें निमोनिक कोड के नाम से जानते हैं। मशीनी भाषा की तुलना में असेंबली भाषा को समझना सरल होता है। जैसा कि बताया, मशीनी भाषा 0 और 1 में, और असेंबली भाषा में अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग होने लगा, तो इन्हें समझना सरल हो गया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और यह सिर्फ बाइनरी कोड को समझता है, इसलिए जो प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखा होता है उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होता है। अर्थात हमें
चाहे वो असेंबली भाषा में हो, चाहे वो हाई लेवल लैंग्वेज में हो, हमें किस पर रन करना है? कंप्यूटर पर। कंप्यूटर कार्य करता है मशीनी लैंग्वेज पर, इसलिए उसे मशीन लैंग्वेज पर ट्रांसलेट करना होता है। ऐसा ट्रांसलेटर जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है उसे असेंबलर कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करने के लिए असेंबलर ट्रांसलेटर का प्रयोग करते हैं। ये थे लो लेवल लैंग्वेज के बारे में। अब आगे आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज अर्थात उच्च स्तरीय भाषा के बारे में जानेंगे। हाई लेवल लैंग्वेज सुविधाजनक होने के लक्षणों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसका अर्थ है कि ये भाषा मशीन पर निर्भर नहीं करती। यह भाषा अंग्रेजी भाषा के कोड जैसे होती है, इसलिए इसे कोड करना या समझना सरल होता है। इसके लिए एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार असेंबली भाषा में असेंबलर ट्रांसलेटर की आवश्यकता थी, उसी प्रकार यहाँ पर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में चेंज करने के लिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी, जो क्या करेगी? हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसलेट करेगी। अब कौन कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज हैं? उनके नाम हैं फॉर्ट्रैन, बेसिक, कोबोल, पास्कल, सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा, विजुअल बेसिक .NET, HTML, सन स्टूडियो, C#, J#। ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती हैं। अब इन्हीं के बारे में जानेंगे, हाई लेवल लैंग्वेजेस के उदाहरणों के बारे में। कौन कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज हैं? तो सबसे पहली लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज में फॉर्ट्रैन। 1957 में इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया। इसका पूरा नाम है फार्मूला ट्रांसलेशन। जी हाँ, फॉर्ट्रैन का पूरा नाम है फार्मूला ट्रांसलेशन। 1957 में इसे डेवलप किया गया। इसे जॉन बेकस ने डेवलप किया था और वैज्ञानिक व गणितीय समस्याओं को सॉल्व करने के लिए फॉर्ट्रैन लैंग्वेज प्रयोग की गई थी। एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि फॉर्ट्रैन लैंग्वेज का प्रयोग क्या था? तो वैज्ञानिक व गणितीय समस्याओं की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। दूसरी आती है फिर एल्गोल। 1958 में एल्गोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की गई, हाई लेवल लैंग्वेज ये। एल्गोल का पूरा नाम है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, अर्थात ऐसी लैंग्वेज जिसमें एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। इसे इंटरनेशनल कमेटी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय समिति ने विकसित किया था। इसके बाद 1959 में कोबोल लैंग्वेज को डेवलप किया गया। कोबोल का पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसे डेवलप किया था ग्रेस मुरे हॉपर ने। हाँ, कोबोल लैंग्वेज को ग्रेस मुरे हॉपर ने डेवलप किया था 1959 में। इसके बाद कोबोल लैंग्वेज का जो प्रयोग था, किस लिए प्रयोग की गई थी? तो बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कोबोल लैंग्वेज के बाद आई 1954 में बेसिक लैंग्वेज। इसका पूरा नाम है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसे डेवलप किया था दो लोगों ने, डॉक्टर जॉन केमेनी और थॉमस कोल्टज ने। दो लोगों ने हैं, जॉन केमेनी और थॉमस कोल्टज। इसके बाद बेसिक लैंग्वेज के बाद अगली जो लैंग्वेज आई वह थी पास्कल। 1970 में निकोलस वर्थ ने इसे डेवलप किया था। इसके बाद 1972 में डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को डेवलप किया। इसके बाद C++ लैंग्वेज आई 1980 में, जिसे डेवलप किया था जॉर्ने स्ट्रूप ने। इसके बाद 1990 में जावा लैंग्वेज आई, इसको डेवलप किया था सन माइक्रो सिस्टम ने। और HTML लैंग्वेज, इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसे भी 1990 में डेवलप किया गया था और इसे टिम बर्नर्स ली ने डेवलप किया था।
तो ये थी हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरणों के बारे में जानकारी। आगे चलते हैं 4GL अर्थात चतुर्थ पीढ़ी भाषा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में लगभग देखा जाए तो हर साल पूछता है। 1 नंबर में हो सकता है या 2 नंबर में या कभी कभी 5 नंबर में अर्थात दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी ये पूछता है। 4GL के बारे में जानेंगे। चतुर्थ पीढ़ी भाषा तृतीय पीढ़ी की भाषा से उपयोग करने में अधिक सरल है। अब क्यों सरल है उसके बारे में जानेंगे। सामान्यतः चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं में विजुअल वातावरण होता है, जबकि तृतीय पीढ़ी की भाषाओं में टेक्सचुअल वातावरण होता है। यहाँ पर विजुअल वातावरण का मतलब है कि हमें एक ग्राफिक्स के रूप में डेस्कटॉप पर इमेजेस हैं, जैसे टेक्स्ट हैं, उन्हें देख सकते हैं या फाइलों को देख सकते हैं विजुअली रूप में, जैसे फॉर्म हो गया। और थर्ड जनरेशन में जो भाषाओं का जो इन्वायरमेंट वातावरण होता था वह टेक्सचुअल होता था, अर्थात लिखित रूप में, केवल लिखा हुआ ही दिखाई देना। तो टेक्सचुअल वातावरण में प्रोग्रामर सोर्स कोड को निर्मित करने के लिए अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं। चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं की एक पंक्ति का कथन तृतीय पीढ़ी के 8 पंक्तियों के कथन के बराबर होता है, अर्थात हमें 4th जनरेशन में प्रोग्रामिंग कम करनी पड़ती है। विजुअल वातावरण में प्रोग्रामर बटन, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स जैसे आइटम्स को ड्रैग व ड्रॉप करके अर्थात खींच कर और छोड़ देना, ड्रैग और ड्रॉप करने के लिए टूल बार का उपयोग करते हैं। इसकी विशेषता IDE अर्थात इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जिनके एप्लीकेशन कंपाइलर तथा रन टाइम को सपोर्ट करते हैं। 4GL में कौन कौन से उदाहरण हैं वह है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो और जावा स्टूडियो। ये दोनों 4GL के उदाहरण हैं, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो और जावा स्टूडियो। इसमें HTML भी आता है, जावा भी आती है। आगे चलते हैं 4GL के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे। तो 4GL का एडवांटेज है, जिसमें सबसे पहला है 4GL की भाषा को सीखना सरल है तथा इसमें सॉफ्टवेयर का विकास करना भी आसान है, अर्थात इसकी मदद से सॉफ्टवेयर आसानी से बनाया जा सकता है। दूसरा इसका एडवांटेज है कि प्रोग्रामरों के लिए चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं में विकल्प उपलब्ध रहते हैं, क्योंकि इसकी संख्या काफ़ी बड़ी होती है, अर्थात बहुत सारे कहते हैं प्रोग्रामर के लिए चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं में कई सारे विकल्प हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग भाषाओं को प्रोग्रामर प्रयोग कर सकता है। तीसरा इसका लाभ है, चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं की उपलब्धता कठिन नहीं है, अर्थात इन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो 4GL का जो डिसएडवांटेज है, हानि है, वह है कि इस पीढ़ी की भाषाओं के लिए विशेषज्ञों की कम आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि इसमें प्रोग्रामिंग आसान होने के कारण नौसिखिए भी सॉफ्टवेयर विकसित करने में सक्षम हो पाते हैं। परिणाम स्वरूप विशेषज्ञों का महत्व कम हो जाता है, अर्थात कोई नया व्यक्ति भी इसे आसानी से सीख सकता है और प्रयोग कर सकता है। इसके लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा इसका डिसएडवांटेज आता है कि वह है कि इस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग भाषाओं की एक बड़ी श्रृंखला होती है, जिससे यह निर्णय ले पाना कठिन हो जाता है कि किसका प्रयोग किया जाए और किसे छोड़ा जाए। आगे आते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। लैंग्वेज ट्रांसलेटर को हिंदी में कहते हैं भाषा परिवर्तक, अर्थात एक भाषा को दूसरी भाषा में चेंज करने वाला। कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को समझ सकता है, जैसा कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। मशीनी भाषा में लिखे गए कोडों को सीधे कंप्यूटर द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता था, क्योंकि कंप्यूटर की भाषा भी मशीनी भाषा ही होती है। परंतु इसके बाद विकसित होने वाली प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे असेंबली, हाई लेवल लैंग्वेज, 4GL भाषाओं में मशीनी भाषा के कोड नहीं लिखे जाते, इसलिए इन्हें मशीनी भाषा में चेंज करने के लिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है।
तो सबसे पहला जो ट्रांसलेटर है वह है असेंबलर। जैसा कि बताया कि असेंबली भाषा को यह मशीनी भाषा में चेंज करता है। तो असेंबलर एक प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। इसके अलावा यह हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। यह निमोनिक कोड जैसे एडिशन के लिए, क्लियर करने के लिए CLA, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL आदि को बाइनरी कोड में बदलता है। ये असेंबलर। इसके बाद आता है कंपाइलर। कंपाइलर सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलने का कार्य करता है। सोर्स कोड वह हो गया जिसे यूज़र लिखता है, अर्थात इनपुट को कहा गया सोर्स कोड, और मशीन कोड जिसे कहा गया ऑब्जेक्ट कोड भी कहा गया, अर्थात आउटपुट। तो कंपाइलर सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलने का कार्य करता है। इसकी कार्य करने की स्पीड अधिक होती है और यह मेमोरी में अधिक स्थान घेरता है। कार्य करने की स्पीड अधिक और मेमोरी में स्थान अधिक घेरने का तात्पर्य यहाँ पर है क्योंकि यह पूरे एक बार में पूरे प्रोग्राम को रीड करता है, और यदि कोई इसमें एरर होती है तो एरर मैसेज स्क्रीन पर शो करता है। जब तक एरर का सॉल्यूशन नहीं किया जाएगा, कंपाइलर उस प्रोग्राम को मशीन कोड में चेंज नहीं करेगा। कंपाइलर का जस्ट अपोजिट है इंटरप्रेटर, पर कार्य में समान है। इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड में बदलने का कार्य करता है। सेम ऐसे ही कंपाइलर की तरह इंटरप्रेटर एक इंस्ट्रक्शन को बारी बारी से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, और कंपाइलर क्या करता था, एक बार में। यह हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम के सभी इंस्ट्रक्शन को एक साथ मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं करता। इंटरप्रेटर मेमोरी में कम स्थान घेरता है क्योंकि यह प्रोग्राम की हर लाइन को बारी बारी से चेक करता है, और यदि किसी एक लाइन में भी एरर होती है तो यह स्क्रीन पर एरर मैसेज शो करता है, और जब तक उस गलती को सुधार नहीं दिया जाता तब तक ये आगे नहीं बढ़ने देता है प्रोग्राम को। अर्थात कंपाइलर एक बार में पूरे प्रोग्राम को मशीन कोड में चेंज कर देता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन मशीनी कोड में चेंज करता है। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है। इसमें हमने प्रोग्रामिंग भाषा किसे कहते हैं उसके बारे में जाना, इसे विकसित करने के उद्देश्यों के बारे में जाना, और प्रोग्रामिंग भाषा के प्रकार लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल और 4GL के बारे में जाना, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर के बारे में अध्ययन किया। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर कोई भी किसी भी हेडिंग में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।